Good morning, everyone. Good morning, Amit ji. Good morning, ma'am. कैसे हो? Good ji, good. All the participants, I'm requesting that I'll be driving for 15-20 minutes. So I'll be joining from my phone. So all of you are requested kindly join in as soon as possible because while driving, I won't be able to allow you in during the meeting. Please put the message in the group. Ritu, can you put the message in the Yes, ma'am, sure. I'm doing it. Okay. Amit sir, yesterday's session was truly a brilliant session. We enjoyed a lot, and it was very simple. Matlab you explained everything in a very simple comment personally also. Thank you, ma'am. Thank Great you. to you. Uh, Yeah. Before we start today's session, if somebody has any question from the last session we have covered, we can take up all those questions. Any question from the regression section or from the factor analysis part? Good morning, sir. May I ask a question on factor analysis? Yes, ma'am, please. Sir, since we were talking about some independent variables yesterday who are left alone and who don't become part of any factor ultimately. So Yes. sometimes, based on literature review, some individual variables become important, but since statistically they don't become part of any other group, so we are supposed to drop them. How to work with that? I mean, if literature Look, points out that we must if consider this these is variables. happening, look, why do variable जिसको मैं कहता हूं ना कि अगर आप एक सिंपल लैंग्वेज में समझें कि कोई वेरिएबल अगर ज्वाइन इन नहीं कर रहा तो उसके पीछे का अल्टीमेट लॉजिक क्या है, स्टैटिस्टिकल लॉजिक क्या है? स्टैटिस्टिकल लॉजिक यही कहता है कि ऑब्वियसली वो इंटरकोरिलेट नहीं कर रहा होगा विद द अदर वेरिएबल, राइट? स्टैटिस्टिकल लॉजिक तो यही है ना। Yes, sir. तो इसका मतलब ये है कि आपने आपसे वेरिएबल फॉर्मेशन में कोई गलती हुई है। दैट इज द रीजन व्हाई, जैसे आपको याद होगा व्हेन वी आर डूइंग द प्रैक्टिकल क्वेश्चन यस्टरडे, आपको याद है x7 डिडंट लोडेड, राइट? Yes, exactly. बट व्हाट वाज द फंडामेंटल एरर बिहाइंड दैट? x7 क्यों नहीं लोड हुआ था? आप खुद सोचो। क्योंकि X2 रिपीट हो रहा था यस, ऑलरेडी. तो इसका मतलब क्या पता चला कि इफ एनी वेरिएबल इज लेफ्ट अलोन और इट इज नॉट कंट्रीब्यूटिंग, दैट मींस यू हैव टेकन रिडंडेंट वेरिएबल्स Okay. एंड दैट कैन ओनली बी एडिटेड। तभी हम कहते हैं व्हाई डू वी डू पायलट टेस्टिंग, व्हाई डू वी गो फॉर रिलायबिलिटी एनालिसिस, व्हाई डू वी गो फॉर वैलिडिटी एनालिसिस? बिकॉज वो चीजें आपको बताती है कि आपके जो स्टेटमेंट्स बने हैं वो रिडंडेंट तो नहीं है, कहीं वो रिपीट तो नहीं हो रहे, कहीं आपने कुछ ऐसा स्टेटमेंट तो नहीं ले लिया जो कंस्ट्रक्ट को मेजर ही नहीं करता। तो अगर आप ऐसा करोगे तो वो स्टैटिस्टिकली लेफ्ट आउट होगा ही होगा, क्योंकि वहां जो एरर है वो स्टैटिस्टिक्स का नहीं है, वो एरर फंडामेंटल एरर है। सो इट Okay. हैज टू बी, उसको ठीक करना है तो हमें वापस फंडामेंटल्स में जाके उसको ठीक करना पड़ेगा। वी हैव टू गो बैक टू द क्वेश्चनर अगेन।
Okay. So, for example, while I was doing the research, it was on political, economic, pestle analysis or pestle factors, political, economic, social, and legal, so on, for some particular cause. तो अगर उसमें political सारे एक साथ हो गए, all the variables which became part of political, they grouped together. तो अगर legal में मैंने statement ही एक उठाई है, let's assume, तो आपने उसमें गलत तो वो किया है, अकेली रह जाएगी. आपने गलत किया है, Okay. So बिकॉज I need to. कोई भी स्टेटमेंट अगर आप ले रहे हो किसी भी आज हम उसी चीज के बारे में बात भी करेंगे, विल गो इनटू द टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स व्हिच वी नीड टू स्टडी. तो व्हाट हैपेंस इज व्हेनेवर यू आर मेजरिंग समथिंग दैट इज लेटेंट इन नेचर. लेटेंट क्या होता है वो भी मैं आपको थोड़ी देर में बता दूंगा. कहने का मतलब ये है कि आप एक स्टेटमेंट से किसी चीज को मेजर नहीं कर सकते, स्पेसिफिकली इफ इट इज क्वालिटेटिव इन नेचर. मैंने अगर आपका एज पूछना है तो मैं डायरेक्टली पूछ सकता हूँ, आपका वेट पूछना है मैं डायरेक्टली पूछ सकता हूँ ना. इट्स अ स्टैटिस्टिकल नंबर विद अ यूनिट. बट अगर मैं आपका Right. स्ट्रेस लेवल निकालना चाहता हूं तो मैं एक स्टेटमेंट नहीं पूछूंगा, मैं ये नहीं पूछूंगा आपसे कि आर यू फीलिंग स्ट्रेस्ड और नॉट. दैट विल नॉट Okay. सॉल्व माय पर्पस. So you have to take minimum 3 to 5 statements to measure anything. अगर आप कुछ भी मेजर करना चाहते हैं तो उसको कम से कम 3 से 5 स्टेटमेंट लेकर चले, लिटिल ऑन द हायर साइड लेकर चले. उसका रीजन ये है कि व्हेन यू विल डू द पायलट टेस्टिंग एंड यू विल डूइंग द रिलायबिलिटी एनालिसिस एंड वैलिडिटी एनालिसिस, तो वहां पर काफी सारे स्टेटमेंट प्रून इन भी हो जाते हैं. Okay. So this helps. This answer helps. तो दैट इज द रीजन वाई आप जब भी किसी भी कंस्ट्रक्ट को मेजर कर रहे हो, ट्राई टू मेक श्योर कि आपने इनफ स्टेटमेंट्स ली हैं उसको मेजर करने के लिए कि वो कंस्ट्रक्ट कंप्लीटली कवर हो रहा है. अदरवाइज होगा क्या कि कंस्ट्रक्ट कवर होगा नहीं, एक आधे स्टेटमेंट से वो बात निकलेगी नहीं, बाद में पता चलेगा ड्यूरिंग द लायबिलिटी एनालिसिस उसका लायबिलिटी पुअर आ रहा है या वैलिडिटी पुअर आ रही है, या मोस्ट प्रोबेबली होगा या वो स्टेटमेंट कहीं ना कहीं क्रॉस लोड हो जाएगा. मोस्ट प्रोबेबली ज्यादातर चांसेस यही होते हैं. All right. All right, sir. Thank you. Any other question from the factor analysis and the regression part? Sir, one question is why naming the factors at the end after doing Mm-hmm. the factor analysis, Mm-hmm. we have to base the naming of the factor on some literature or some research, or we can whatever we feel or according to the variables we have designed. Both can be done. Both can be done. Okay. The reason here is Okay. कि if you are taking something which is novel in nature, which is new in nature, तो you can always, क्योंकि अगर आप देखो कि कल भी जो मैंने नाम रखे थे वो मैंने ऐसे थोड़ी नाम रख दिए जो मैंने कभी सुने ही नहीं है. ऑब्वियसली मैंने वही नाम रखा है जो कहीं ना कहीं लिटरेचर में मैंने भी पढ़ा हुआ है. तो होता ये है कि whenever we name something, we obviously look for the literature part कि लिटरेचर में इस तरह के वेरिएबल्स को क्या नाम दिया गया है. उसमें थोड़ा ट्विकिंग होता है, ट्विकिंग इन द सेंस कि जस्ट टू ऐड द नोवेलिटी पार्ट ऑफ द रिसर्च. मैंने देखा है बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वेरिएबल्स को ट्विक करते हैं, नाम उसका ट्विक कर देते हैं. मान लो किसी जगह पर वो एक्स नाम से उसको यूज किया गया था तो पता चलता है उसका नाम थोड़ा सा बदल दिया गया है इन द अदर रिसर्च, बट मोर एंड ओवर द कंस्ट्रक्ट रिमेन्स द सेम और द स्टेटमेंट्स फॉर मेजरिंग द कंस्ट्रक्ट रिमेन्स द सेम. तो नेम का ट्विकिंग Right. काफी रिसर्च में आपको देखने को मिल जाएगा, कोई मुश्किल बात नहीं है. बट Just to show that it's a novel idea, na? Just हाँ to मतलब make it, yeah. और कई बारी होता भी है, जैसे फॉर एग्जांपल कई जगह पर हम जैसे वेब क्वालिटी मेजर कर रहे हैं या कहीं पर हम मान लो किसी चीज को हम उसका नया नाम कुछ रख देते हैं, कुछ नया फैंसी नाम उसको रख देते हैं, बट मोर एंड ओवर द कंस्ट्रक्ट रिमेन्स द सेम. कंस्ट्रक्ट में कोई ज्यादा डिफरेंस नजर नहीं आता है. Right, sir. Thank और you. ऐसे ऐसे टेक्निक्स ना एक पॉइंट ऑफ टाइम पे चल जाते थे. मतलब कहने का मतलब है व्हाइल सेंडिंग इट टू एनी रिसर्च पेपर और टू एनी, तो कुछ नया नाम कुछ यूनिक चीज अट्रैक्ट कर लेता था टुवर्ड्स द एडिटर, प्लस द जर्नल आल्सो लाइक्स इट कि भाई कुछ नया लग रहा है. बट अब धीरे धीरे करके वो भी फेड अवे हो रहा है. मतलब विदाउट एनी ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन इट इज डिफिकल्ट कि जस्ट आप नाम चेंज कर दें और उससे कुछ पब्लिकेशन मिल जाए, कोई मुश्किल काम हो गया ये. Right. Okay. Right, sir. Thank you. Any other question before we start today's session?
सर आपने कल बोला था एक्सट्रैक्शन के सॉरी रोटेशन के बारे में आप बताएंगे थोड़ा सा। Yes. वो अभी स्टार्ट में बता दूंगा, अभी हाँ जैसे जी, स्टार्ट करेंगे ना साथ में आपको रोटेशन बता देता हूँ। वैसे मैं रोटेशन आपको समझा देता हूँ कि एग्जैक्टली रोटेशन होता क्या है। होता ये है कि हम सबको पता है कि वेरिएबल को अगर इंटर कोरिलेट होना है तो उनको आपस का डिस्टेंस कम करना पड़ेगा। इंटर कोरिलेशन तो तभी आएगी ना व्हेन दे आर क्लोज टू ईच अदर, यस और नो। यस सर। जब 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 हम फैक्टर एनालिसिस को रन करते हैं तो वहां पर हम रोटेशन को चूज करते हैं। रोटेशन क्या करता है, वो तब तक वेरिएबल्स को रोटेट करता रहता है जब तक उसको वो एक्सेस ना मिल जाए। ध्यान से सुनेंगे, उसको वो एक्सेस ना मिल जाए जहां से वेरिएबल और फैक्टर की दूरी बहुत कम हो जाए, तब तक वो रोटेशन चलती रहती है। तो उसके आइटरेशंस आप चूज कर सकते हो कि कितनी बार रोटेट करना है। जैसे कल जो आपने डिफॉल्ट देखा होगा तो बाय डिफॉल्ट वो 25 टाइम्स रोटेट होता है। तो अगर आपको लगता है कि वो 25 टाइम्स में राइट लेवल तक रीच नहीं कर पाया है तो आप उसके बढ़ा सकते हो, 50 कर सकते हो, 75 कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ वेरिएबल्स। बट जनरली हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ती बिकॉज 25 आइटरेशंस भी काफी होते हैं टू मेक श्योर कि फैक्टर्स जो है वो फाइनली हमारे बन जाए। क्या आप क्लियर हो गया? वैसे मैं आपको ये डायग्रामेटिकली भी दिखा दूंगा कि होता क्या है ये। यस सर। मतलब अगर मैं फिर से एक बार आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो अ, हमें फैक्टर्स और वेरिएबल की दूरी को कम करना है। तो जब तक वो डिस्टेंस कम नहीं हो जाता तब तक वो रोटेशन चलती रहेगी। अब वो 5 बार में हो जाए, 8 बार में हो जाए, 10 बार में हो जाए, बट हमें कहते हैं ना कि विल लुक फॉर दैट एक्सेस जब तक हम उस एक्सेस पे नहीं पहुंच जाते जहां से कि रोटेशन जो है वो मिनिमाइज्ड है। मतलब अब रोटेशन उस लेवल पर आ गया है जहां के बाद फैक्टर और वेरिएबल के डिस्टेंस में बहुत ज्यादा अब गैप नहीं है और आपको एक परफेक्ट पॉइंट मिल रहा है जहां से फैक्टर और वेरिएबल का इंटर कोरिलेशन बहुत अच्छा आ रहा है। यस सर, थैंक यू। Okay, then we can start today's session. If anybody has any other doubt, then you can ask me. अगर कोई और भी डाउट रह गया तो फ्रॉम द यस्टरडे सेशन। Okay, so let us start today's session. In the first session, we'll be discussing about the theory building concept, क्योंकि theory building का क्या relevance होता है, वो कितना important होता है और किस तरह से वो सेम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में बात करेंगे। विल ऑल्सो बी टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स विच वी यूज इन सेम बिफोर वी गेट इनटू द एमोस पार्ट इन द सेकंड सेशन। तो इन द फर्स्ट सेशन हम थ्योरी के ऊपर काफी अच्छे से समझ लेंगे। मैं आपको काफी सारे एग्जांपल्स भी दिखा दूंगा सो दैट कि आप समझ पाए कि थ्योरी होती क्या है और उसका रेलेवेंस क्या होता है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों में मैंने ये मतलब कहते हैं ना कि विदाउट अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट्स ऑफ सेम या विदाउट अंडरस्टैंड द लॉजिक ऑफ ग्राउंडेड थ्योरी, उनके मन में बस ये होता है कि हमें अपने पेपर में एक मॉडल बनाना है, एक मॉडल बनाना है। वो दे ट्रीट मॉडल्स एज ड्राइंग। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ मॉडल एंड अ ड्राइंग। मैंने ऐसे बहुत सारे मेरे पास भी लोग आते हैं जो यही बात लेकर मतलब उनके दिमाग में यही चल रहा होता है कि भाई देयर इज अ ट्रेंड ऑफ मॉडल गोइंग ऑन इन द रिसर्च पेपर मार्केट और इन द थीसिस मार्केट। हमारे गाइड ने हमसे यही कहा है कि भाई मॉडल बनाना है, जैसे मर्जी बनाओ। अब जैसे मर्जी बनाने का मतलब ये नहीं होता कि मॉडल का कोई लॉजिक ही नहीं बन रहा और हम फिर भी मॉडल बना रहे हैं। तो वहां पे आज मैं आपको समझाने का मतलब ये समझाने की कोशिश करूंगा कि व्हेन डू वी ड्रॉ मॉडल्स, हम मॉडल्स कब बनाते हैं, हमें कब उसकी जरूरत पड़ती है, कैसे वो थ्योरी से ड्रॉ होता है। ये सारी चीजों के बारे में हम आज बात करेंगे और मोस्ट प्रोबेबली आपको फर्स्ट सेशन में काफी सारी चीजें पता चलेंगी। आप लॉजिक समझ पाओगे बिफोर वी गेट इनटू द सेम पार्ट। ठीक है, प्लस मैं आपको साथ में ये भी बता दूंगा कि सेम होता क्या है। तो इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। आई विल शेयर माय स्क्रीन एंड देन वी कैन स्टार्ट। जहां पर भी आपको क्वेश्चन हो प्लीज फील फ्री टू आस्क।
सो दैट कि आप साथ साथ ही पूछते जाओ। आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हो? Yes, sir. So we'll be starting with types of variables in SEM, कि किस किस तरह के वेरिएबल्स हमें SEM में देखने को मिलते हैं। और अगर हमें ये समझ में आ जाएगा तो जब हम मॉडल्स को ड्रॉ करते हैं इन SEM, तो हम इजीली समझ पाएंगे कि हम क्या ड्रॉ कर रहे हैं। अदरवाइज मैं देखता हूं हमेशा स्टूडेंट को यही कंफ्यूजन होता है कि हमें ड्रॉ क्या करना है या वेरिएबल को किस तरह से लेना है इनटू SEM, उसको क्लैरिटी नहीं होती। लेट्स स्टार्ट। तो हमारे पास जो वेरिएबल्स होते हैं, द टाइप्स ऑफ वेरिएबल वी यूज, द फर्स्ट टाइप ऑफ वेरिएबल वी हैव इज कॉल्ड लेटेंट वेरिएबल। द सेकंड काइंड ऑफ वेरिएबल वी हैव इज कॉल्ड ऑब्जर्व्ड वेरिएबल। द थर्ड वेरिएबल इज कॉल्ड एक्सोजेनस वेरिएबल, एंड द फोर्थ वन इज कॉल्ड एज एंडोजीनियस वेरिएबल्स, एंड द फिफ्थ वन एक और होता है, दैट्स कॉल्ड रेसिडुअल वेरिएबल्स। तो ये हमारे पास 5 तरह के वेरिएबल्स होते हैं जो हमारे मॉडल में ड्रॉ होते हैं। Latent variable, observed variable, exogenous variables, endogenous variables, and residual variables. So let's begin with the first one, that's called latent variable. ध्यान से समझेंगे, अगर latent variable समझ नहीं आया तो आगे सारा सेम समझ नहीं आएगा। latent variable को बहुत ध्यान से समझना है। अब latent variable होता क्या है? इन behavioral sciences, या जब भी हम इस तरह का कोई behavior based research करते हैं, ऐसे बहुत सारे theoretical concepts हमारे सामने आते हैं जिनको हम डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने आपको जस्ट अभी बताया था, अगर मुझे एज के बारे में जानना है तो आई कैन आस्क विद अ सिंगल क्वेश्चन। मैं किसी से भी सिंगल पूछ सकता हूं, भाई व्हाट इज योर एज, या वो ऐसे सीधे पूछ लूंगा व्हाट इज योर बर्थ डेट, मैं अपने आप निकाल लूंगा। वहां पर क्लैरिटी है मुझे कि कैसे वो नंबर निकलेगा। मुझे किसी का वेट पूछना है, सीधा निकल आएगा। मुझे किसी के सेल्स के नंबर्स पूछने हैं, सीधा निकल आएगा। मुझे आपके पर्स में कितनी मनी है ये पूछना है, सीधा निकल आएगा। दीज वेरिएबल्स आर नॉट लेटेंट इन नेचर, दीज वेरिएबल आर डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड। ये वेरिएबल डायरेक्टली ऑब्जर्व हो जाते हैं, डायरेक्टली मेजर हो जाते हैं, क्योंकि एक तो ये सभी वेरिएबल्स जो है वो स्टैंडर्ड यूनिट्स के साथ आते हैं। आप अगर ध्यान से देखो, एज हमें पता होता है उसकी रेंज क्या है, सेल्स के नंबर्स हमें पता है इट्स ए क्वांटिटेटिव नंबर, पर्स में कितने पैसे हैं उसका भी एक यूनिट होता है, तो वो भी क्लैरिटी से हमें पता है। सिमिलरली वेट भी हमें पता है कि दैट कैन बी मेजर इनटू केजी, तो दैट हमें कहीं ना कहीं उसका आइडिया है कि वो चीज कैसे मेजर आउट होती है। ठीक है, लेकिन अब मैं कुछ कंस्ट्रक्ट्स आपको बताता हूं जिसको मेजर करना बहुत मुश्किल है, या जिसके एग्जांपल्स भी हम यहाँ पे ले सकते हैं, और इन्हीं एब्स्ट्रैक्ट फेनोमेनास को हम लेटेंट वेरिएबल कहते हैं। उसके कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। आप यहाँ पे देखो, फॉर एग्जाम्पल अगर हम सेल्फ कॉन्सेप्ट को स्टडी कर रहे हैं, हम मोटिवेशन को स्टडी कर रहे हैं, हम वर्बल एबिलिटी मेजर कर रहे हैं, हम टीचर की एक्सपेक्टेंसी मेजर कर रहे हैं, अगर हम ऐसी कोई भी चीज मेजर कर रहे हैं, हम कैपिटलिज्म को मेजर कर रहे हैं, सोशल क्लास को मेजर कर रहे हैं, हम ब्रांड की वैल्यू को मेजर कर रहे हैं, हम स्ट्रेस के लेवल को मेजर कर रहे हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस मेजर कर रहे हैं, लॉयल्टी मेजर कर रहे हैं, देर आर सो मेनी कंस्ट्रक्ट्स। अगर आपने आसपास देखो, आप इतने सारे क्वालिटेटिव कंस्ट्रक्ट्स हैं विच कैन नॉट बी डायरेक्टली मेजर्ड। आप उनको एक क्वेश्चन से कभी भी मेजर नहीं कर सकते। आप क्या पूछोगे किसी से कि आप कितने सेटिस्फाइड हो, कितने किलो सेटिस्फाइड हो, कितने रुपए सेटिस्फाइड हो, ये तो आप पूछ नहीं सकते। आप किसी से क्या पूछ सकते हो? मैक्स टू मैक्स आप उससे रेटिंग स्केल पे पूछ सकते हो हाउ मच यू आर सेटिस्फाइड। बट अगर वो ये बता भी देता है हाउ मच आई एम सेटिस्फाइड, स्टिल द आंसर इज नॉट क्लियर, बिकॉज द होल कंस्ट्रक्ट हैज नॉट बीन मेजर्ड। उसकी सेटिस्फैक्शन किस लेवल पर है, क्यों है उस लेवल पर, ये सारी बातें वहां से निकल कर नहीं आती। सो लेटेंट कंस्ट्रक्ट को अगर हम एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझें, ऑल द क्वालिटेटिव वेरिएबल्स विच आर नॉट डायरेक्टली मेजर्ड, उसको हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, दोज वेरिएबल्स आर कॉल्ड लेटेंट वेरिएबल्स। हर फील्ड में आपको ऐसे अनगिनत वेरिएबल्स मिल जाएंगे जो कि डायरेक्टली मेजर नहीं हो सकते। इज इट क्लियर? ये पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हाँ जी, Yes, very clear. अब इसमें एक पॉइंट और हमें समझना है, दैट व्हेनेवर वी ड्रॉ लेटेंट वेरिएबल इन एमोस, जब भी हम आगे इसको एमोस में ड्रॉ करते हैं, वी ऑलवेज ड्रॉ इट इन द ओवल शेप। याद रखेंगे ये कि ओवल शेप में कोई भी वेरिएबल हमें दिखेगा तो वो कौन सा वेरिएबल है?
वो लेटेंट वेरिएबल है। तो 2 पॉइंट जो हमें यहां से याद रखना है, latent variable are those variable which are not directly measured, and another thing which is important that it is always drawn on MOS software in a oval shape. oval shape में इसको हम draw करते हैं। Let's move on to the second variable. अब second type of variable की बात करते हैं। These variable are called as observed variable. अब ऑब्वियस सी बात है, आप खुद सोचें, जब अभी मैंने आपको कहा कि लेटेंट वेरिएबल डायरेक्टली मेजर नहीं हो सकता, तो डायरेक्टली मेजर नहीं हो सकता तो कोई चीज से तो मेजर होता होगा ना, किसी ना किसी तरीके से तो इसको मेजर करते हैं। तो जिस वेरिएबल के थ्रू आप लेटेंट को मेजर करते हो, दैट वेरिएबल बिकम्स ऑब्जर्व्ड वेरिएबल। सिंस लेटेंट वेरिएबल आर नॉट मेजर्ड डायरेक्टली, जैसा मैंने आपको जस्ट बताया, दे नीड इंडिकेटर्स टू मेजर इट। जैसा मैंने अभी जस्ट बताया कि आप इंडिकेटर से उसको मेजर कर सकते हो, जो इंडिकेट करते हैं उस पर्टिकुलर लेटेंट कंस्ट्रक्ट के बारे में, और इन्हीं इंडिकेटर्स को हम ऑब्जर्व्ड वेरिएबल कहते हैं। तो अगर हम एक सिंपल रिलेशनशिप देखें तो क्या समझ में आ रहा है, दैट लेटेंट वेरिएबल आर नॉट डायरेक्टली मेजर्ड बट इट इज मेजर्ड थ्रू इंडिकेटर्स एंड दोज इंडिकेटर्स आर कॉल्ड ऑब्जर्व्ड वेरिएबल्स। तो अगर हमें लेटेंट को मेजर करना है तो हमें ऑब्जर्व्ड वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। इज द रिलेशनशिप इज क्लियर? Yes, sir. ओके, मूविंग ऑन। अब इसके कुछ एग्जांपल्स यहां पर आप ले सकते हो। फॉर एग्जांपल, कि अगर मुझे क्रेडिबिलिटी ऑफ अ ब्रांड को मेजर करना है, ध्यान से समझेंगे, इफ आई एम ट्राइंग टू मेजर अ क्रेडिबिलिटी ऑफ द ब्रांड, तो व्हाट थिंग्स आई कैन मेजर। अगर मुझे इंडिकेटर वेरिएबल्स लेने हैं इसके, तो मैं क्या क्या मेजर कर सकता हूं? मैं उस ब्रांड की इंटीग्रिटी मेजर कर सकता हूं, उसकी रिलायबिलिटी मेजर कर सकता हूं, उसकी ऑनेस्टी मेजर कर सकता हूं, उसकी ट्रस्टवर्दीनेस मेजर कर सकता हूं। अगर ये मैं सब कुछ मेजर कर लूंगा तो ऑटोमेटिकली उस ब्रांड की क्रेडिबिलिटी कैसी है मुझे पता चल जाएगा, क्योंकि एक्चुअली ब्रांड क्रेडिबिलिटी इन्हीं का तो सम है, इंटीग्रिटी प्लस रिलायबिलिटी प्लस ऑनेस्टी प्लस ट्रस्टवर्दीनेस, इसी का तो वो सम बनता है, इज इक्वल टू ब्रांड क्रेडिबिलिटी। तो in a nutshell, if the brand credibility has to be measured, it has to be measured with observed variables, and those observed variable can be integrity, reliability, honesty, trustworthiness. अगर आप इनको मेजर कर लेते हो, इनका जब सम बनेगा तो वो ऑटोमेटिकली ब्रांड क्रेडिबिलिटी होगा। Is the example is clear? Yes, sir. It's clear. ओके, अब इसको जब हम ड्रॉ करते हैं, विल ड्रॉ इट इन द रेक्टेंगुलर फॉर्म। तो व्हेनेवर यू विल ड्रॉ इट ऑन एमॉस, ऑब्जर्व्ड वेरिएबल हमेशा आपको रेक्टेंगल फॉर्म में मिलेगा। तो ओवल शेप में लेटेंट और रेक्टेंगुलर शेप में ऑब्जर्व्ड। मूविंग ऑन, जो थर्ड टाइप ऑफ वेरिएबल हमारे सामने होता है, दीज आर कॉल्ड एक्सोजीनियस वेरिएबल्स। अब So can we एक्सोजीनियस, please turn to the last slide? Just Yeah. a second. या प्लीज। Thank you, sir. ओके, ओके, लेट्स मूव ऑन टू एक्सोजीनियस वेरिएबल्स। क्या होते हैं? सो इट इज हेल्पफुल इन वर्किंग विद सेम मॉडल्स, डिस्टिंग्विशिंग द लेटेंट वेरिएबल दैट आर एक्सोजीनियस एंड दैट आर एंडोजीनियस। मतलब बेसिकली लेटेंट वेरिएबल जो होते हैं वो दोनों हो सकते हैं, इट कैन बी एक्सो ऑल्सो, इट कैन बी एंडो ऑल्सो। इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो रिसर्चर करता है कि वो लेटेंट को कैसे ले रहा है। हर रिसर्च में लेटेंट वेरिएबल को आप कैसे ट्रीट कर रहे हो, वेदर यू आर ट्रीटिंग इट एज एक्सोजीनियस और वेदर यू आर ट्रीटिंग इट एज एंडोजीनियस, ये आपकी खुद की चॉइस होती है, या फिर कह लो लिटरेचर से आप इसको देखते हो।
आप लिटरेचर में देखते हो कि लिटरेचर उसको कैसे ट्रीट कर रहा है, एक्सोजीनियस की तरह ट्रीट कर रहा है, और इट इज ट्रीटिंग इट एज एंडोजीनियस वेरिएबल। अब दोनों के बीच का डिफरेंस अभी अब आगे पता चल जाएगा। तो एक्सोजीनियस वेरिएबल्स होते क्या, दे आर सिनोनिमस टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ये ऑलरेडी हमने कल पढ़ा हुआ है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं, वो वेरिएबल जिनको रिसर्चर मैनिपुलेट कर लेता है, दोज वेरिएबल्स विच आर इंडिपेंडेंट इन नेचर, और इनके फ्लक्चुएशन से डिपेंडेंट वेरिएबल में फ्लक्चुएशंस होती हैं। ये ऑलरेडी कल हमने रिग्रेशन में पढ़ा हुआ है, ये कंसेप्ट हमने कल बात की थी कि किस तरह से रिग्रेशन में, वो एग्जांपल याद करो, पॉपुलेशन के चेंज की वजह से सेल्स में चेंज आ रहा था, और पॉपुलेशन वहां पे क्या था, इट वाज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो अगर उसको हम सेम के कंटेक्स्ट में कह सकते हैं तो वी कैन इजीली ट्रीट इट एज एक्सोजीनियस वेरिएबल्स। इज द पॉइंट इज क्लियर? नो सर। नहीं क्लियर हुआ? कल वाला एग्जांपल याद है कि नहीं, पॉपुलेशन सेल्स वाला? हाँ जी सर। तो वहां पर हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या लिया था? What was the independent variable over there? पॉपुलेशन, या मतलब Population. Why you took it as independent variable? Because आपको भी पता था कि अगर पॉपुलेशन में चेंज होगा तो सेल्स के नंबर्स भी चेंज होंगे। यस और नो? यस सर। तो बस वही एक्सोजीनियस क्या है? एक्सोजीनियस इज अ न्यू नेम टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सिंपल। ओके सर। जिसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल वहां पर बोलते हैं, यहां पर हम उसको एक्सोजीनियस बोलते हैं। और किसको एक्सोजीनियस लेना है वो आपकी चॉइस होती है। जैसे वो वाला रिलेशनशिप याद करो जो कल मैंने आपको बताया था, वेदर सेटिस्फैक्शन लीड्स टू लॉयल्टी और वेदर लॉयल्टी लीड्स टू सेटिस्फैक्शन। आप तो दोनों चीजें ले सकते हो ना। इस केस में सेटिस्फैक्शन इंडिपेंडेंट हो जाएगा, इस केस में लॉयल्टी इंडिपेंडेंट हो जाएगी। तो ये आपकी चॉइस है, ये आपकी चॉइस कह लो या कह लो लिटरेचर क्या कहता है, हमें वो देखना पड़ेगा। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तभी लिटरेचर का रोल बहुत बढ़ जाता है। और आज का जो फर्स्ट सेशन है वो लिटरेचर को बहुत ज्यादा आपको बताएगा कि लिटरेचर का रिलेवेंस होता क्या है, कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है लिटरेचर। समझ आ गया? एक्सोजीनियस कुछ भी नहीं है, इट्स एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सिंपल। और हमें पता है कि एनी चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल विल ब्रिंग अ चेंज इनटू डिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर है? यस सर। ये ऑलरेडी बात कर ली हमने। लेट्स कम डाउन टू एंडोजीनियस वेरिएबल्स। अब एंडोजीनियस क्या है? दे आर सिनोनिमस टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो एक्सो जो है दैट इज आईवी, और एंडो जो है दैट इज योर डीवी। इसको याद रखने का सिंपल तरीका है, देखो एंडो में ना डी पहले से ही आता है। अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए मैंने आपको याद करने का तरीका बताया कि एंडो में चूंकि डी पहले से ही आता है तो पता चल जाता है कि भाई डिपेंडेंट वेरिएबल है ये। दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सोजीनियस वेरिएबल, पता ही है, अभी जस्ट बताया आपको मैंने। और ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत तरह से उसको इन्फ्लुएंस कर सकता है। और अच्छी बात यह है कि एमोस ये दोनों चीजें मेजर कर सकता है। वो डायरेक्ट इफेक्ट भी मेजर कर लेता है और इनडायरेक्ट इफेक्ट भी मेजर कर लेता है। दोनों का डिफरेंस समझते हैं या नहीं समझते आप, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट इफेक्ट? आपको डिफरेंस पता है डायरेक्ट इफेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट के बीच में क्या डिफरेंस होता है? इज इट क्लियर कि मैं बताऊं? Please tell the difference once again. Okay. Look at this variable x affecting y. Now this is a direct effect. We are testing the effect of x on y. It's a direct effect. Let's take a new variable over here, z, and draw this. Now you are taking one effect as a direct effect, another effect as an indirect effect, because there is a variable which comes in between. तो यहां पर एक x से z का क्या इफेक्ट आ रहा है वो निकलेगा, और फिर z से y का क्या इफेक्ट पड़ रहा है वो निकलेगा। तो कुछ वेरिएबल्स का हम डायरेक्ट इफेक्ट भी देख सकते हैं, जैसा मैंने आपको दिखाया x टू y, दैट इज अ डायरेक्ट इफेक्ट। और इनडायरेक्ट हो गया वाया अदर वेरिएबल्स। तो वाया जब हम किसी अदर वेरिएबल को बीच में ले आते हैं दैट बिकम्स इनडायरेक्ट इफेक्ट। अब क्लियर है? Yes, sir, it's clear. ओके।
Another important point over here is that fluctuation in the values of endogenous is said to be explained by the model. आप जब भी मॉडल बनाओगे तो मॉडल में इसकी कोई भी फ्लक्चुएशन, एंडोजीनियस की कोई भी फ्लक्चुएशन को आप मॉडल से इजीली मेजर कर सकते हो. ठीक है, तो सिंपल लैंग्वेज में जो अभी तक हमने पढ़ा वो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं. लेटेंट हो गया एनीथिंग विच इज नॉट डायरेक्टली मेजर्ड. ऑब्जर्व्ड हो गया जो लेटेंट को मेजर करने के काम आए. एक्सो हो गया जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. एंडो हो गया जो डिपेंडेंट वेरिएबल है. सिंपल, एक एक वर्ड में हमें याद रखना. सॉरी टू इंटरप्ट इन बिटवीन. हाँ जी. तो जो आपने इनडायरेक्ट वेरिएबल की बात की है, वो इनडायरेक्ट वेरिएबल इज इट एन एक्सट्रीनियस वेरिएबल व्हिच यू आर नॉट एबल टू कंट्रोल एंड यू No. decide I to am- introduce no. that as a regional independent variable, or it is We are not moderator talking about any controlling variable, or we are not talking about any extraneous variable. We are talking about a variable which has been taken into consideration, but उसका एक indirect effect दिख रहा है. जैसे just मैंने आपको दिखाया. This is, look at this diagram. On one side we are measuring a direct effect of x on y. On the other side we are measuring the effect of x on y with via z. Z has been considered. Z को हमने लिया हुआ है. ये कोई controlled variable नहीं है. नहीं, ऐसे कंट्रोल वेरिएबल्स भी होते हैं ना जिनको अगर आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो फॉर एनी रीजन, देन द अदर ऑप्शन इज दैट यू इंट्रोड्यूस दैट वेरिएबल as an additional independent variable. So the only question is, if it is not extraneous, is it a moderator, mediator? I mean, what is the nature of this variable then? वो कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर. आप उसको कैसे देख रहे हो? जैसे मैं जो अभी जो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया, दिस इज अ मीडिएटेड वेरिएबल. Okay. ये जो चॉइस है कि वेदर यू आर टेकिंग इट एज अ मॉडरेटिंग वेरिएबल और यू आर टेकिंग इट एज अ मीडिएटिंग वेरिएबल, ये चॉइस लिटरेचर से निकल कर आएगी या आपको जो अंडरस्टैंडिंग और लॉजिक समझ में आ रहा है फ्रॉम द मॉडल, उससे निकल कर आएगी. Okay. क्योंकि ये चॉइस, ये मॉडल ये जो डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है, ये मैंने बनाया है या मैंने कहीं लिटरेचर से देखकर बनाया होगा. तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैंने इसको लिटरेचर से पिक किया है तो लिटरेचर जो कहता है वो करना पड़ेगा. अगर वो कह रहा है जेड मीडिएटर है तो मैं मीडिएटर की तरह लूंगा. अगर मैंने खुद से ड्रॉ किया है, मैंने खुद से वो लॉजिक बनाया है, तो फिर मेरे पास चॉइस होगी कि मैं उसको कैसे ले सकता हूं. लेकिन वहां पर वही पॉइंट आ जाता है ना कि कोई भी मॉडल हम खुद तो बनाते नहीं है. मोस्ट ऑफ द टाइम हम मॉडल्स को इनहेरिट करते हैं फ्रॉम द बिगर मॉडल्स. Right, sir. वैसे जनरली दो ही तरह के वेरिएबल्स यहां पर देखने को मिलते हैं, या तो वो मीडिएटर होता है या वो मॉडरेटर होता है. वो चॉइस आप देख सकते हो डिपेंडिंग अपॉन कि आप उसको कैसे कंसिडर कर रहे हो, जो हम आगे कवर भी कर लेंगे. मेरे ख्याल से डे 4 या डे 3 पर है वो. क्लियर हो गया? ये चारों टाइप के वेरिएबल क्लियर हो गए कि क्या है ये? Yes, sir, it's clear. Okay, moving on to the last one. This is called residual variables. अब रेसिडुअल वेरिएबल्स क्या होते हैं कि जब भी आपको याद होगा लास्ट टाइम, आप अगर रिग्रेशन के कंसेप्ट को याद करो, हमने कहा था कि हम एक्स और वाई को प्लॉट करेंगे और फिर हम एक रिग्रेशन लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि या तो इन पॉइंट्स के पास से गुजरेगी या इन पॉइंट्स के ऊपर से गुजरेगी. तो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जो इस लाइन से दूर होंगे. There will be a distance on those points from the regression line. तो ऑब्वियसली जो डिफरेंस रह गया वो क्या है? वो एक तरह का एरर है, वो एक तरह का रेसिडुअल है. तो जब भी आप प्रिडिक्ट कर रहे होते हो एंडोजीनियस वेरिएबल बेस्ड ऑन एक्सोजीनियस वेरिएबल, देयर विल ऑलवेज बी सम अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस. कुछ ना कुछ अनएक्सप्लेन्ड रह जाता है और उन्हीं अनएक्सप्लेन्ड वेरिएबल्स को हम रेसिडुअल वेरिएबल्स कहते हैं, जिसको हम मॉडल में E1, E2, एरर 1, एरर 2 के नाम से डिनोट करते हैं. और जनरली दीज आर डिनोटेड बाय सर्कल्स. और इनका एसोसिएशन हमेशा उन वेरिएबल्स के साथ जरूर होता है जिनको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं. मतलब लेटेंट वेरिएबल के साथ जरूर मिलेगा आपको लगा हुआ. लेटेंट क्या, आप ऑब्जर्व के साथ भी इसको लगाते हो, क्योंकि आपको पता होता है कि कोई भी चीज डायरेक्टली पूरी तो 100% मेजरमेंट तो होगा नहीं, तो कुछ ना कुछ एरर तो आना ही आना है. तो आप उसको पहले ही कंसिडर कर लेते हो इन द मॉडल.
तो लेटेंट को ओवल शेप से, ऑब्जर्व्ड को रेक्टेंगल शेप से और रेसिडुअल को सर्कल शेप से हम अपने मॉडल पे ड्रॉ करते हैं. Is the whole idea of the types of variable is clear? समझ आ गया आपको कितने तरह के वेरिएबल्स हम यूज करेंगे, and these are the variable which we are using. Can you explain observed variables once again with an example? Observed variable ये रहा, ये देखो. आप कोई एग्जांपल बताओ, कोई ऐसा कंस्ट्रक्ट बताओ जो डायरेक्टली मेजर नहीं हो सकता. बताओ कोई कंस्ट्रक्ट का नाम. So like you gave the example of satisfaction, which Satisfaction cannot मेजर be नहीं हो directly. सकता. ठीक है, We might need various variables to measure the level आपको of बहुत सारे satisfaction. इंडिकेटर वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी ना. स्टेटमेंट्स बनाओगे ना इसको मेजर करने के लिए. Yes, sir. मान लो आपने 5 स्टेटमेंट बना लिए, S1, S2, S3, S4, S5. तो यही तो है ऑब्जर्व्ड वेरिएबल. These are individual observed variable which combine together to measure satisfaction. और क्या है? Then what are latent variables? ये satisfaction latent है, डायरेक्टली मेजर नहीं हो सकता. Okay, okay. अगर मैं आपको ना एक ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको, या वैसे सेम वाले एग्जांपल में मिल जाएगा आपको, बट चलो. जनरली जो मॉडल का स्ट्रक्चर होता है, मैं आपको वो स्ट्रक्चर दिखाता हूँ एक बनाकर. वो स्ट्रक्चर से आपको क्लैरिटी मिल जाएगी. जनरली हम करते हैं क्या है, वी टेक अ लेटेंट वेरिएबल, ध्यान से देखेंगे, फिर इसको मेजर करने के लिए हम कुछ ऑब्जर्व्ड वेरिएबल ले लेते हैं. और फिर इससे एसोसिएटेड होता है हमारा एरर. अब आप मुझे बताओ कि इससे हमने एरर को क्यों एसोसिएट किया, और इससे भी एक एरर एसोसिएटेड होगा. तो जो मेजरिंग करने में डेविएशन रह जाती है उसके लिए. बिल्कुल, क्योंकि आपने चाहे 4 स्टेटमेंट्स बना दी, लेकिन वो 4 स्टेटमेंट कभी भी फुल्ली इस कंस्ट्रक्ट को मेजर नहीं करने वाले. उसमें कुछ ना कुछ एरर रहेगा ही रहेगा. तो वो एरर हमने ऑलरेडी यहां मेंशन कर दिया. इसके साथ भी ये जब मेजर होगा तो यहां भी कुछ ना कुछ एरर रह जाएगा, तो उसके साथ भी एक एरर मेंशन कर दिया. तो ये एक जो आपके सामने एक बना हुआ है, दिस इज योर लाइक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉडल. Yes, sir, it's जहां clear पर now. एक लेटेंट कंस्ट्रक्ट है, 4 ऑब्जर्व्ड कंस्ट्रक्ट है और 5 जो है वो रेसिडुअल वेरिएबल्स है. लेटेंट वेरिएबल 1 है, 4 जो है वो हमारे ऑब्जर्व्ड वेरिएबल्स हैं और 5 जो है हमारे रेसिडुअल वेरिएबल है. अब आपके पास चॉइस है कि आप इस लेटेंट को कैसे देखते हो. आप इसको एंडोजेनियस की तरह देखते हो या आप एक्सोजेनियस की तरह देखते हो. ये चॉइस है आपके पास. क्या आप क्लियर है? Yes, sir, it's clear now. Any other doubt from the types of variable? It's clear. Residual variable slide. हाँ जी, प्लीज. बहुत ज्यादा लिख देता हूँ इसके ऊपर तो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर देता है. ये लो. Yes, sir. Thank you. Any other question on the types of variable? Is it clear? Okay. Let's move on to the second topic of the day. अब हम समझेंगे कि सेम एग्जैक्टली होता क्या है. तो व्हाट इज सेम के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा. और अब आपको वो पॉइंट समझ में आएगा जब मैंने कल आपसे कहा था कि रिग्रेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ईएफए इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आज उस पॉइंट को आप रिलेट कर पाओगे जब आप समझोगे कि सेम होता क्या है. लेट्स बिगिन.
So we all have studied the concept of regression. हमने regression को already पढ़ा हुआ है, जहां पर मैंने आपको बताया था कि we used to test causal models. हम causal models basically test करते हैं जहां पर कि कुछ independent variables होते हैं, कुछ dependent variable होते हैं, और हम उनके बीच का एक इफेक्ट देखते हैं कि independent variable को change करने से कितना इफेक्ट पड़ता है on dependent variable. That is what a cause model is. ठीक है? So we have some independent variables. अब उसके बेसिस पर हमारे पास कुछ independent variable है, कुछ dependent variable है. We used to predict करते हैं हम regression में. ठीक है? The variation in the dependent variable based on the changes made in independent variable. जो just मैंने अभी आपको point बताया कि अगर आप कोई भी तरह का चेंज करते हो, जो कल भी हमने एग्जांपल ली थी वो पॉपुलेशन सेल्स वाली, तो अगर हमें पता है कि अगर सेल्स पॉपुलेशन डाउन होगा तो सेल्स भी डाउन होगा, अगर पॉपुलेशन बढ़ेगा तो सेल्स भी बढ़ेगा, क्योंकि दोनों के बीच का एक पॉजिटिव कोरिलेशन था. और इसका तो हमने इक्वेशन भी निकाल लिया था, जिसका इक्वेशन की वैल्यू आ रही थी 60 + 5x. ठीक है? So what if we wish to execute hundreds of regression at one point of time? अब आपको खुद आप सोचो कि यहां पर कल जो हमने रन किया वो सिर्फ एक इक्वेशन थी. That was just one equation based on 2 variable. बट अगर आप सोचो आपके पास hundreds of variable है और आप hundreds of equation को रन करना चाहते हो एक साथ simultaneously, तो वो SPSS में रन नहीं होगा, वो रिग्रेशन से काम नहीं बनेगा. फॉर दैट पर्पस वी विल नीड सेम्स कम इनटू पिक्चर, एंड सेम स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग. तो अगर हम एक सिंपल लॉजिक से इसको समझे तो सेम कुछ भी नहीं है. सेम इज लाइक रनिंग हंड्रेड्स ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन एट जस्ट वन पॉइंट ऑफ टाइम. एक साथ साइमल्टेनियसली आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो. ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है. क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? Is clear? So SEM is a statistical methodology that takes a confirmatory approach to the analysis of structural theory bearing on some phenomena. अब देखो आप, मैंने अभी आपको जस्ट बताया था कि there must be a theory behind any model. जब तक आप मॉडल को किसी थ्योरी के बेस से नहीं बना रहे, वो मॉडल का कुछ वजूद नहीं होता. वो मॉडल क्या लॉजिक से बना है उसका कुछ सर पैर नहीं होता. तो इट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू ड्रॉ मॉडल्स बेस्ड ऑन थ्योरीज. थ्योरीज क्या होता है इसके बाद हम कवर करेंगे. ठीक है? तो बेसिकली एक कंफर्मेटरी अप्रोच है. कंफर्मेटरी अप्रोच क्या होता है कि यहां पर हम चीजों को कंफर्म करते हैं, यहां पर कुछ एक्सप्लोर नहीं होता. आप ये डिफरेंस समझ पा रहे हो? द डिफरेंस बिटवीन कंफर्मेशन एंड एक्सप्लोरेशन. आर यू एबल टू डिफरेंशिएट दिस? हाँ जी. आर यू एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन दिस? आपको क्लियर हो रही है? Yes, sir. कहने का मतलब क्या है मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं. अगर आपने एक मॉडल ड्रॉ कर दिया, मान लो ये मेरा मॉडल है, ए वेरिएबल, ये बी वेरिएबल, इन दोनों का इफेक्ट ऑन सी वेरिएबल, तो ये कंफर्म करेगा जो आपने बनाया है. ये मैंने बना दिया तो ये सेम क्या करेगा? ये कंफर्म करेगा कि भाई रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, कंफर्म कर देगा. बट ऐसा नहीं होगा कि वो डी के वेरिएबल जो डी एग्जिस्ट ही नहीं करता इस मॉडल में उसके इफेक्ट को मेजर कर दे. दैट इज नॉट पॉसिबल. ये एक्सप्लोर नहीं करता. ये कभी ये नहीं जाके चेक करेगा कि सी पे क्या क्या चीजों का इफेक्ट पड़ रहा है. दैट इज नॉट द जॉब ऑफ सेम. तो सेम में क्या है? व्हाट यू ड्रॉ इज व्हाट यू गेट. सिंपल. एक लाइन में जो बनाओगे वही मिलेगा, जो बनाओगे नहीं वो नहीं मिलेगा. ऐसा नहीं होने वाला.
लेकिन कल जो टूल हमने स्टडी किया था, कल शाम को जो स्टडी हमने किया था, वो कौन सा टूल था जो कल हमने सेकंड सेशन में किया था? Exploratory factor analysis. एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस। वहां पर हम एक्सप्लोर कर रहे थे, हमें नहीं पता था बिफोर रनिंग द एनालिसिस हाउ मेनी फैक्टर्स आर गोइंग टू फॉर्म। वो 2 फैक्टर भी हो सकते थे, 3 भी हो सकते थे, 4 भी हो सकते थे, हम वहां पर एक्सप्लोर कर रहे थे। यहां पर एक्सप्लोरेशन नहीं होती, यहां कंफर्मेशन होता है। भाई जो तुमने बना दिया वो सैम चेक करके बता देगा कि वेदर उनके बीच में कोई रिलेशनशिप है या नहीं है, वो कॉज एंड इफेक्ट दिखा रहे हैं या नहीं दिखा रहे हैं, वो उस चीज की टेस्टिंग कर देगा। ये देखो यहां लिखा हुआ है ना, इट विल टेस्ट दैट हाइपोथेसिस। बट वो कंफर्मेटरी अप्रोच से काम करता है, एक्सप्लोरेटरी अप्रोच से काम नहीं करता है। वो कभी जाके ये नहीं चेक करेगा कि एक पर और भी किसी वेरिएबल का इन्फ्लुएंस तो नहीं आ रहा, बी पे कोई और वेरिएबल का इन्फ्लुएंस तो नहीं आ रहा, सी पे कोई और वेरिएबल का इन्फ्लुएंस तो नहीं आ रहा। ये सब चीजें सेम का काम नहीं है। सेम में आप जो ड्रॉ कर दोगे वो उसको मेजर कर देगा, सिंपल। आप ड्रॉ नहीं करोगे वो छोड़ देगा। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए इस बात को समझने के लिए कि हम सेम क्या कर सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इज इट क्लियर? Yes, clear. Sir, please repeat once. कल शाम को जो हमने टूल किया दैट वाज एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस। वहां पर हम एक्सप्लोरेशन कर रहे थे, नाम ही है एक्सप्लोरेटरी। वहां पर हमें नहीं पता हाउ मेनी फैक्टर्स आर गोइंग टू फॉर्म। आउट ऑफ 7 वेरिएबल होता 3 फैक्टर बन जाते, हो सकता है एक ही फैक्टर बनता, पॉसिबिलिटी थी, वहां पे कुछ भी हो सकता था। बट सेम के साथ ऐसा नहीं होता। सेम में जो आप ड्रॉ करते हो, जैसे मैंने ये मॉडल ड्रॉ किया है ए एंड बी लीड्स टू सी, तो ये बस इस रिलेशनशिप को चेक करेगा। इट कैन ओनली कंफर्म दैट ए एंड बी लीड्स टू सी और नॉट। वो कभी भी कोई नए वेरिएबल के बारे में ना तो वो जानता है, ना वो उसको चेक करेगा, ना वो उसको टेस्ट करेगा। ये सब कुछ नहीं करने वाला। इज इट क्लियर नाउ? Yes, right, sir. तो इन अ नटशेल मैंने आपको बता दिया, एक लाइन में बस याद रख लो, व्हाट यू ड्रॉ इज व्हाट यू गेट। सिंपल। आप जो बनाओगे वो सेम कर देगा, आप नहीं बनाओगे सेम नहीं करेगा। और इसका रीसेंट एग्जाम्पल किसी के साथ मैंने प्रैक्टिकली होते हुए देखा है। वन ऑफ द स्टूडेंट्स कॉन्टैक्टेड मी कि सर मेरा मॉडल रन नहीं हो रहा, देयर आर सम इश्यूज, आप प्लीज मेरी मदद करो, मेरी हेल्प करो। मैंने उसका मॉडल रन कर दिया, उसको दे दिया। व्हेन शी वेंट बैक, शी केम अगेन आफ्टर 15 दिनों के बाद वो फिर आ गई। वो कहती सर मैंने ना अपने मॉडल में एक वेरिएबल डालना ही मैं भूल गई थी, एक वेरिएबल मिस हो गया। मैंने कहा एक वेरिएबल मिस हो गया तो अब ये आप समझ लो कि ये मॉडल दोबारा रन होगा, बिकॉज देयर इज नो चॉइस। देयर इज नो चॉइस, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया, जो मॉडल आपने बताया नहीं वो मैंने ड्रॉ नहीं किया, जो ड्रॉ नहीं किया उसको सेम ने मेजर नहीं किया। सिंपल। तो अगर आप ऐसा फंडामेंटल एरर कर दोगे तो उसमें कोई चॉइस नहीं है, फिर दोबारा ही सारा काम करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? Yes, clear. Yes, sir. ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब यहां पे 2 तरह के एस्पेक्ट्स होते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अ कॉज एंड प्रोसेस रिप्रेजेंटेड बाय द सीरीज ऑफ इक्वेशन। अगर आप ध्यान से देखो, ये मैंने मॉडल जो बनाया था ए एंड बी लीड्स टू सी, यहां पर कितने रिग्रेशन इक्वेशन रन कर रहे हैं? हाँ जी, यहां पे कितने रिग्रेशन इक्वेशन रन कर रहे हैं इस मॉडल में? 2। वेरी गुड। एक इक्वेशन आप देख रहे हो ए से सी के लिए, एक इक्वेशन आप देख रहे हो बी से सी के लिए। ठीक है, तो बेसिकली नंबर ऑफ वेरिएबल्स बढ़ते जाएंगे, सीरीज ऑफ रिग्रेशन बढ़ता जाएगा। और हम यहां पे करते क्या है, सीरीज ऑफ रिग्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए डायग्राम्स बना देते हैं। ये मैंने डायग्राम बना दिया है, तो वी ड्रॉ इट डायग्रामेटिकली टू अंडरस्टैंड एंड कॉम्प्रीहेंड। तो काफी इजी हो जाता है सेम में, क्योंकि सेम आपके सामने मॉडल की फॉर्म में आ जाता है,
तो जो चीज डायग्रामेटिकली आपको नजर आती है तो आप इजीली समझ पाते हो उनके रिलेशनशिप्स को। और यहां पर हम करते क्या है, तो इन अ नटशेल इफ देयर इज अ गुडनेस ऑफ फिट अमंग वेरिएबल देन वी कैन से देयर इज अ रिलेशनशिप अमंग वेरिएबल। ऑब्वियसली यहां पर आप क्या करते हो, आप गुडनेस ऑफ फिट देखते हो। और गुडनेस ऑफ फिट को मेजर करने के लिए कौन सा टूल यूज होता है, प्लीज बताएं। chi-square. chi-square. काई स्क्वायर। तो ऑब्वियसली एमॉस क्या मेजर करेगा, काई स्क्वायर की वैल्यूज। काई स्क्वायर क्यों मेजर हो रहा है ये समझ में आया या नहीं आया, पहले ये बताओ। Yes, sir. क्यों बताओ। So to check the relationship whether they are related or not. देखो आपने एक मॉडल बनाया, ध्यान से समझना, अभी आपको समझ आ जाएगा मैं लॉजिक क्या देना चाहता हूं। आपने एक मॉडल बनाया ए एंड बी लीड्स टू सी, ये मॉडल है। अब ऑब्वियसली आप करोगे क्या, आप ए के डाटा को लोगे, आप बी के डाटा को लोगे, आप सी के डाटा को लोगे और इस मॉडल में डालोगे, यही करोगे ना। हाँ जी। अब अगर ये मॉडल रेलेवेंट आ जाता है, मतलब ये मॉडल सही रन कर गया, अच्छा आ गया, तो आप क्या कहोगे एंड में कि जो मेरा डाटा था वो मेरे मॉडल के साथ फिट हो रहा है, यही कहोगे ना। जो डाटा आपने लिया था फॉर मेजरिंग ए बी एंड सी दैट इज फिटिंग विद योर विद द मॉडल, वो मॉडल के साथ फिट हो रहा है। Yes, sir. जब आप फिटनेस चेक कर रहे हो, गुडनेस ऑफ फिट चेक कर रहे हो बिटवीन द डाटा एंड द मॉडल, तो क्या लगाओगे, chi-square. Chi-square, sir. Chi-square. हाँ अब क्लियर हो गया। Yes. ठीक है आगे बढ़े। लेट्स मूव ऑन टू सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेम। सेम क्या कर सकता है, क्या पावर है इसकी। तो मैंने आपको जस्ट बताया इट इज मोर लाइक अ कंफर्मेटरी अप्रोच रादर देन द एक्सप्लोरेटरी वन। मैंने आपको पहले अभी जस्ट इसके ऊपर तो काफी डिटेल डिस्कशन हमने कर दी है कि ये एक्सप्लोर नहीं कर सकता, ये कंफर्म कर सकता है। जो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द ट्रेडिशनल मेथड्स नेवर कंसीडर्ड मेजरमेंट एरर्स। ये वाला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। आपको कल भी याद होगा जब हमने रिग्रेशन को रन किया था तो हमने कोई भी वहां पर एरर को मेजर करने के लिए कुछ नहीं किया था। ऑल्दो वहां पे ऑप्शंस होते हैं, आप चाहो तो सेपरेटली एरर को मेजर कर सकते हो, लेकिन वो अपने से मेजर करके हमें नहीं बताता। लेकिन सेम में ये कैपेबिलिटी होती है कि वो एक साथ ही सारे मेजरमेंट एरर को भी मेजर कर देता है। मेजरमेंट एरर है क्या, रेसिडुअल वेरिएबल्स, वो सारे रेसिडुअल वेरिएबल्स की भी वैल्यू निकाल देता है, जो हमें हेल्प करती है समझने में कि भाई प्रॉब्लम आ कहां रही है। क्लियर है, ये पॉइंट क्लियर है। Yes, sir. Okay. Next important is SEM has the capacity to measure both unobserved as well as observed variables. Obviously ये दोनों चीजें मेजर कर लेता है और ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है कि latent variable plus observed variable दोनों को ये कंसिडर कर लेता है। और यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग चीज होती है ना, जो अभी मैं आपको दिखाऊंगा जब हम मॉडल रन करेंगे, आप देखोगे रिग्रेशन और फैक्टर एनालिसिस एक साथ रन करता है, जो अपने आप में एक बड़ा यूनिक बात है कि ये एक ही टाइम पे आपको फैक्टर की लोडिंग्स भी बताता है और एट द सेम टाइम ये आपको रिग्रेशन का वेट भी बताता है। ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। Yes, sir. ओके, तो इट इज वन ऑफ दोज मेजर्स विच हैज, और ये तो मैंने आपको भी जस्ट बताया था कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेजर्स दोनों बता सकता है। डायरेक्ट इफेक्ट भी निकाल देता है और इनडायरेक्ट इफेक्ट भी निकाल देता है। क्योंकि जब अगर आप मुझे, अच्छा चलो ये बताओ, डायरेक्ट इफेक्ट के लिए तो हम रिग्रेशन लगाते हैं एसपीएसएस में, जो हमने कल निकाला भी था। अगर इनडायरेक्ट निकालना होगा तो क्या लगाओगे, उधर क्या लगाओगे, एसपीएसएस में क्या लगाते? अगर दो वेरिएबल का इंटरैक्शन इफेक्ट देखना है कैसे निकलेगा, कौन सा टूल यूज करें? ANOVA.
अनोवा से नहीं निकलेगा, लेकिन अनोवा का एक भाई है जो निकाल सकता है। कोरिलेशन। नो 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 नो, कोरिलेशन से तो बिल्कुल ही नहीं निकलेगा। अनोवा वाले एक स्टेप आगे बढ़े, आंसर आ जाएगा। मैनकोवा। नॉट मैनकोवा बट मनोवा। मनोवा। अगर आपको इसमें मैनकोवा। कंफ्यूजन होती है तो आज मैं आपको एक लेक्चर भेज दूंगा अपना। अगर आपको भी इस बात में कंफ्यूजन है कि मनोवा, मनकोवा, अनकोवा, अनोवा, इनमें क्या डिफरेंस है, तो मैं आपको एक लेक्चर भेज दूंगा, जी सर प्लीज। क्योंकि इसमें स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज रहता है। टू वे अनोवा। वही टू वे अनोवा इज मनोवा, नथिंग एल्स, उसी का नाम मनोवा होता है। अगर वो 2 वेरिएबल के साथ हो रहा होता है तो 2 वे कह देते हैं, अगर 2 से ज्यादा हो जाते तो मनोवा हो जाता है। ठीक है, तो वहां पर अगर इंटरैक्शन आपको देखनी होती है तो वहां पर आप उसको विथ मनोवा देखते हो। लेकिन यहां पर क्या होता है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट्स दोनों एक साथ ही आप एग्जीक्यूट हो जाते हैं, तो दोनों का आप रिजल्ट देख सकते हो। इनफैक्ट टोटल इफेक्ट भी देख सकते हो, टोटल, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तीनों इफेक्ट आप देख पाते हैं। क्लियर है? Sir, one thing before we proceed further, like we have discussed EFA also yesterday, linear regression also. So one thing for sure that we need continuous variable. We cannot do all the things on categorical variables, right? राइट ऑब्वियसली। Okay. Because वो most of the time we come across categorical variables in social sciences or sociology, na, sir. That's why I was asking. कैटेगरिकल वेरिएबल को अगर आप ले रहे हो तो आपको उसको भी, आप आगे चाहो तो उसको कन्वर्ट कर सकते हो इनटू लीकर्ट स्केल, किया जा सकता Okay. है। Right. स्टैटिस्टिकली वी कैन डू इट। Right. Yes. Thank you. एक बात मैं आपको बता दूं, स्टैटिस्टिक्स इज द फनी गेम। बहुत फनी गेम है ये, और इसके जो नंबर्स है ना, नंबर्स आपको बचाते भी हैं, नंबर आपको फंसाते भी हैं। और मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके ये समझाता हूँ। अगर कल को, जैसे कल की 2-3 दिन पहले की बात हो रही थी, तो किसी ने मेरे को बोला कि सर आपको पता है टाटा मोटर्स की जो गाड़ियां हैं, उनकी गाड़ियों के सेल में 1500% का ग्रोथ आया है। मैंने कहा यार बहुत, ही तो बहुत बढ़िया नंबर है। अगर आप ध्यान से सुनोगे, 1500% ग्रोथ ऑन ईयर बेसिस। मैंने कहा और मारुति की गाड़ियों में? तो मारुति की गाड़ियों में तो सर 12-15% ही हुआ है। अब आप खुद सोचो, नंबर्स को समझो और लॉजिक को समझो, आपको क्लियर हो जाएगा मैं क्या समझाना चाहता हूं। ऑन वन साइड यू आर सेइंग अ कंपनी विच इज अ मैसिव सेलर इन योर कंट्री has a growth of just 15%. On the other side, you are saying a company which is just an emerging company into commercial vehicles, not in the passenger vehicles, sorry, not in the commercial one. Passenger vehicles में अब ये कहीं ना कहीं टाटा इज न्यू एज कंपेयर टू मारुति। आप उसकी ग्रोथ को 1500% बता रहे हो। अब अगर आप नंबर्स में जाओगे तो आप देखोगे कि पता चलेगा कि भाई लास्ट ईयर तक टाटा 500 गाड़ी बेचती थी, इस साल उसने 50,000 गाड़ियां बेची है, तो ग्रोथ है। लेकिन मारुति लास्ट ईयर ही ऑलरेडी 50,000 से ऊपर गाड़ियां बेच रही थी, और अब उसका 15% आगे बढ़ी है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लाइक अ फनी नंबर। अगर किसी का आप नंबर सुनोगे तो नंबर कई बार आपको फैसिनेट कर देगा, आपको लगेगा अरे यार 1500% का ग्रोथ, क्या बात है। बट नंबर भी तो देखना पड़ेगा ना, ये 1500%, मतलब वो ऐसी वाली बात है। कल तक स्टूडेंट कह रहा था सर मैं तो कल तक फेल हो रहा था, लेकिन अब मेरे नंबर्स में ना सर 100% का उछाल आया है। 100% का उछाल है मतलब वो कल तक 20 ला रहा था, अब 40 ला रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट समझना है। ओके, मूविंग ऑन, आगे देखते हैं और क्या है। ये हमने कर लिया। नाउ दिस इज एन एग्जांपल, ध्यान से समझेंगे। वेरी बेसिक एग्जांपल जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। यहाँ पे आपके सामने एक मॉडल है जहां पर इंटेलिजेंस का इफेक्ट हम देख रहे हैं ऑन एकेडमिक परफॉर्मेंस। हम सबको पता है कि इंटेलिजेंस का इफेक्ट एकेडमिक परफॉर्मेंस पे होता है। आप मुझे सिर्फ ये बताएंगे, ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया। अब आप मुझे बताओ यहाँ पे कितने लेटेंट कंस्ट्रक्ट है, कितने ऑब्जर्व्ड वेरिएबल्स हैं और कितने रेसिडुअल वेरिएबल हैं, फटाफट बता दीजिए। सर लेटेंट तो एक है इंटेलिजेंस,
नो, वेरिएबल 2, लेटेंट कितने, लेटेंट वेरिएबल कितने, 2, 2, वेरी गुड, 2 हैं, कौन कौन से, Sir, intelligence and academic performance. वेरी गुड, एकेडमिक अचीवमेंट, ठीक है, वेरी गुड, ऑब्जर्व्ड कितने, 7. 7, वेरी गुड, और एरर कितने, 9. 9. एरर 9। अगर किसी को कंफ्यूजन है तो मैं फिर से बता रहा हूं, ध्यान से समझेंगे। 2 लेटेंट है, क्योंकि इंटेलिजेंस भी डायरेक्टली मेजर नहीं हो सकता, एकेडमिक परफॉर्मेंस भी डायरेक्टली मेजर नहीं हो सकती। इसको मेजर करने के लिए आपने 4 ऑब्जर्व्ड वेरिएबल ले रखे हैं, ये देखो 1 2 3 4। इसको मेजर करने के लिए भी आपने 3 ऑब्जर्व वेरिएबल ले रखे हैं। इसके नीचे एरर की वैल्यूज हैं, ये एरर जुड़ा हुआ है इसके साथ, और लेटेंट के साथ भी एरर रहता है, मैंने आपको बताया भी था। अब अगर आप ध्यान से देखो, जो मैं अभी आपको जस्ट मैंने आपको बताया था, ये जो निकला है ना, ये वैल्यूज दिख रही हैं आपको, जिनको मैंने अभी सर्कल किया, दीज आर फैक्टर लोडिंग्स। और ये वैल्यू देखो, दीज आर योर रिग्रेशन वेट। तो जैसा मैंने आपको जस्ट बताया था, इन अ मॉडल आप रिग्रेशन के वेट्स भी निकाल लेते हो और फैक्टर के स्ट्रक्चर को भी निकाल लेते हो, फैक्टर की लोडिंग्स भी निकाल लेते हो। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एनालिसिस, दैट इज कॉल्ड रिग्रेशन एनालिसिस प्लस फैक्टर एनालिसिस। इज द एग्जाम्पल इज क्लियर, या जो हमने अब तक पढ़ा था आप इससे कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, ये बताओ। Yes, sir. Yes, sir. It's clear. तो अब आप मुझे एक और चीज बताओगे, बेस्ड ऑन द फैक्टर लोडिंग्स आप मुझे पहले ये बताओ कि जो ऑब्जर्व्ड वेरिएबल्स हमने यहां पे लिए हुए हैं, क्या वो कंस्ट्रक्ट को सही तरह से मेजर कर रहे हैं? Yes, sir, it seems. यस सर, सबसे वीक वेरिएबल कौन सा दिख रहा है? Sir, 0.64 scale. सबसे Sir, वीक ऑब्जर्व्ड वेरिएबल कौन सा 0.64 दिख रहा है? 0.64 scale 2. 0.64 स्केल, Scale 2. Scale 2, sir. क्योंकि 0.6. कल ही हमने बात की थी, फैक्टर लोडिंग होता क्या है? फैक्टर लोडिंग इज ए कोरिलेशनशिप वैल्यू, याद है ना? Correlation. और कोरिलेशन की वैल्यू 0.7 से नीचे आ गई तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो हाई कोरिलेशन से मॉडरेट कोरिलेशन में चला गया। बाकी सभी वैल्यूज को अगर आप देख रहे हो 0.7, 0.73, 0.82, 0.98, 0.75, 0.87 सब अच्छा कोरिलेशन शो कर रहे हैं विद द लेटेंट कंस्ट्रक्ट। इट इज ओनली द 0.64. 0.64 इज ऑल्सो नॉट बैड, मैं ये नहीं कह रहा कि वो खराब है, बट 0.64 इज बेसिकली जो है वो आपकी वैल्यूज कम दिखा रहा है एज कंपेयर टू द अदर वन। अच्छा, रिग्रेशन का जो वेट का स्कोर आया है 0.8, इसको आप अच्छा मानोगे या बुरा मानोगे? Yes, sir, it's good. गुड, इट्स अ गुड स्कोर। रिग्रेशन वेट आपका अच्छा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो हम कह सकते हैं यहां पे कि इंटेलिजेंस डेफिनेटली प्रिडिक्ट्स एकेडमिक परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन द फाइंडिंग्स जो यहां पर दिख रही हैं अभी। वैसे इसमें और भी चीजें हमें देखनी पड़ती हैं, बट जो हमारे सामने एग्जाम्पल में दिख रहा है उसके बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूं। इज दिस इज क्लियर? कोई इसमें डाउट है, कोई कंसर्न है? सेम होता क्या है, लेटेंट कंस्ट्रक्ट्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, क्या ये सारी बातें क्लियर हो गई हैं? Yes, it's clear. एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चन? अभी आप मुझसे पूछें, क्योंकि अब हम थ्योरी के बारे में समझेंगे थोड़ा।
Good morning, sir. हाँ जी. Sir, I just want to know, are the assumptions of EFA regression same for SEM also? ऑलमोस्ट, क्योंकि उनको हम पहले ही कहीं ना कहीं चेक करने की कोशिश करते हैं. वी डू चेक इट बिफोर वी गेट इनटू द सेम पार्ट. So before we get into SEM, we run EFA. बेटर टू रन ईएफए. मैंने आपको कल भी कहा था, क्योंकि अगर आप ईएफए रन नहीं करोगे यू विल नॉट बी एबल टू नो वेदर देयर इज अ क्रॉस लोडिंग और नॉट. फिर क्रॉस लोडिंग टेस्ट नहीं हुआ तो यहाँ सारी फैक्टर लोडिंग जो है वो बिल्कुल जीरो हो जाएगी, मतलब बहुत बुरा हाल हो जाएगा. Okay, sir. And one more thing, sample size would be the same ratio, 1:5? हाँ, वो तो सेम रहेगा, मिनिमम 1:5. Okay. वो तो Thank रहेगा you, ही, sir. उसका तो ध्यान रखना है. प्लस एक बात और याद रखना, अक्सर ना हम रिसर्च यहाँ पर ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो जनरली मैं हमारे यहाँ पे क्या है, हायर सैंपल साइज का एक ट्रेंड है. ठीक है ना. जब भी कोई पर्सन काम करता है, चाहे वो कोई मॉडल बना रहा हो, चाहे वो पीएचडी का काम कर रहा हो, चाहे वो अपना एमफिल का काम कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, मैं देखता हूँ कोई भी एग्जामिनर आता है, कोई भी जो उसको इवैल्यूएट कर रहा होता है, मैं देखता हूँ सैंपल साइज बढ़वा देता है. नहीं तो अगर वो कहता है मैं 500 करूंगा तो वो कहता नहीं तुम 500 नहीं तुम 700 करो. अगर तो आप कहते हो 700 करूंगा तो वो कहता है 700 नहीं 1000 करो. सेम में ये रिलेशन उल्टा चलता है. सेम में रिलेशन उल्टा चलने का मतलब क्या है कि यहां पर अगर आप सैंपल साइज को बहुत ज्यादा बढ़ाओगे ना तो एरर भी उतना बढ़ता जाएगा, कॉम्प्लिकेशंस मॉडल के और ज्यादा बढ़ते जाएंगे. तो एक एप्रोप्रिएट सैंपल साइज लेना बहुत इंपॉर्टेंट है इन द कंटेक्स्ट ऑफ सैम. ये एक इंपॉर्टेंट गेम है, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, और अगर बहुत ज्यादा आप ले लोगे तो वो भी अननेसेसरी एरर, क्योंकि अनएक्सप्लेन्ड एरर बहुत बढ़ता जाता है. Okay, sir. अब Thank बात you, sir. करते हैं थ्योरी की, जो आज हमारा लास्ट टॉपिक है फॉर सेशन 1. क्या होती है थ्योरी? आपने इतनी सारी थ्योरी पढ़ी है, सोशियोलॉजी में इतनी पढ़ी होगी, साइकोलॉजी में इतनी पढ़ी होगी थ्योरी, और इतनी सारी, मतलब साइकोलॉजी में तो मतलब मेरे को लगता है कि थ्योरी थ्योरी है. होती क्या है? व्हाट इज अ थ्योरी? Sir, basically explanation of an idea based on some construct or facts. ओके. हाउ डज अ थ्योरी स्टार्ट? थ्योरी स्टार्ट कैसे होता है? अगर किसी ने भी थ्योरी दी होगी, हमने सबने Assumptions. वो Sir, एक it starts from assumptions. नो, आप सोचो, आपने ये वाली थ्योरी पढ़ी है ना, मैस्लो वाली. Yes. मैस्लो ने क्यों दी होगी थ्योरी? So observation. Based on experiences and facts, observations. किसी भी थ्योरी का रूट होता है एक प्रॉब्लम. जब हम किसी प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करते हैं, जब हम देखते हैं कि एक प्रॉब्लम है जो परसिस्ट करती है किसी भी कंटेक्स्ट में, तो हमारे मन में ये आता है कि इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं. व्हाट कैन बी डन टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम. और उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के प्रोसेस में एक थ्योरी का जन्म होता है, एक प्रोसेस का जन्म होता है, कुछ प्रिंसिपल्स बनकर सामने आते हैं. और फिर वो सारी बातें जो अभी आपने बताई, क्योंकि थ्योरी को बनाने के लिए आपको, क्योंकि होता क्या है जब आप थ्योरी को बनाते हो, तो मान लो थ्योरी एक जगह पर काम कर रही है, किसी एक पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में थ्योरी काम कर रही है, लेकिन जैसे ही आप थ्योरी को लेकर दूसरे कंटेक्स्ट में गए, थ्योरी ने काम करना बंद कर दिया. तो जब थ्योरी काम करना बंद कर देती है तो आप क्या करते हो? फिर आप एजम्पशंस देते हो, फिर आप कहते हो कि डूज एंड डोंट्स क्या है इस थ्योरी के. आप फिर बता देते हो कि भाई इस वाले कंटेक्स्ट में, 1 वाले कंटेक्स्ट में तो ये काम करेगा, लेकिन 2 वाले कंटेक्स्ट में काम नहीं करेगा.
तो थ्योरी के पीछे एजम्पशंस देने का लॉजिक ये होता है क्योंकि थ्योरी हर जगह काम नहीं करती। बहुत कम ही थ्योरीज ऐसी हैं जो यूनिवर्सल इन नेचर है, जो हर जगह काम करती है। अदरवाइज नहीं तो अगर देखा जाए तो हर थ्योरी हर कंटेक्स्ट में, हर पर्सन के लिए, हर सिचुएशन में, हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम नहीं करती। मैस्लो की खुद की थ्योरी को बहुत क्रिटिसिज्म देखने को मिला था, प्लस मैस्लो की थ्योरी तो कभी इंपेरिकली टेस्ट भी नहीं हुई है, किसी ने कभी इंपेरिकली टेस्ट ही नहीं किया उसको। आगे चलकर लोगों ने उसी थ्योरी के ऊपर 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 थ्योरी बनाते गए। तो कहने का जो पर्पस है वो ये है कि थ्योरी ऑलवेज ओरिजिनेट्स फ्रॉम अ प्रॉब्लम, और जब थ्योरी को हम बनाते हैं तो ऑब्वियसली द थ्योरी हमेशा कंटेक्चुअल डिपेंडेंट होती है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि वो किसी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में किसी पर्टिकुलर लोगों पर अच्छा अप्लाई करती है, उसका इफेक्ट ज्यादा होता है। और कुछ एक सिचुएशंस में एक्सेप्शंस होंगे ही होंगे। आप ये बताओ, आपने जो ये वैक्सीन बनाई, हमने जो ये वैक्सीन बनाई कोविशील्ड वाली, क्या इसको देते समय लोगों का ब्लड प्रेशर मेजर नहीं किया जा रहा? करते हैं ना? इनिशियली तो बहुत, मतलब कहते हैं ना, बहुत ध्यान से कर रहे थे, खासकर स्पेसिफिकली इन द केस ऑफ ओल्ड एज पीपल। मेरे को अभी भी याद है, मैं किसी को वैक्सीन लगवाने गया था तो उनको 2 बार लग नहीं पाया बिकॉज वो इतना घबरा जा रही थी कि बीपी बढ़ जाता था। मैंने कहा आंटी आप बहुत घबरा जा रहे हो, बिकॉज ऑफ दैट द बीपी जो है वो आपका इतना बढ़ जा रहा है कि वो आपको दे नहीं पा रहे वैक्सीन। तो कहने का मतलब है एवरीथिंग कम्स विद सम डूज एंड डोंट्स। समथिंग कम्स विद अ थ्योरी आल्सो कम्स विद सर्टेन assumptions कि वो किसी कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई करता है, किसी कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई नहीं करता। आज हम एक ऐसी थ्योरी का एग्जांपल लेकर इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। आप मुझे ये बताओ कि मान लो आज कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, जैसे एंड्रॉयड आ गया था। ध्यान से समझना ये वाला एग्जांपल। हम में से काफी लोगों ने एंड्रॉयड से पहले का सफर भी देखा हुआ है। मतलब उनके पास किसी टाइम में एक ऐसा मोबाइल फोन भी था जिसमें एंड्रॉयड नहीं होता था, खासकर नोकिया वाले फोन्स। आप में से कितने लोगों ने इस्तेमाल किया आपने कभी नोकिया वाला फोन इस्तेमाल? यस सर। हाँ, तो नोकिया वाले फोन में से हम शिफ्ट होकर एंड्रॉयड की तरफ आए ना। आज तो मैं रेयरली देखता हूं किसी के पास नोकिया तो खुद ही शिफ्ट हो गया बेचारा, बंद ही हो गया पहले तो, फिर बंद होने के बाद शिफ्ट हो गया। तो कहने का मतलब हमने ट्रांजिशन देखा है फ्रॉम एक्स टेक्नोलॉजी टू वाई टेक्नोलॉजी। तो किसी भी टेक्नोलॉजी को कोई अडॉप्ट कैसे करता है, इसी की स्टडी, इसी की थ्योरी दी गई थी 1986 में। देयर वाज अ पर्सन कॉल्ड डेविस। डेविस ने 1986 में ये ऑब्जर्व किया कि टेक्नोलॉजी का ट्रांजिशन इतना आसान नहीं होता है, सब लोग एक साथ ट्रेन में नहीं चढ़ जाते। मैं अभी भी काफी लोगों को जानता हूं जो एंड्रॉयड के फोन इस्तेमाल नहीं करते, दे आर यूजिंग द सेम सिंपल फोन्स। आप भी कई लोगों को ऐसा जानते होंगे। इनफैक्ट हम ये भी देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो एंड्रॉयड यूज करते हैं वो उनको आईओएस में प्रॉब्लम होती है, उनको आईओएस चलाने में दिक्कत होती है। जो लोग आईओएस चला रहे होते हैं वो एंड्रॉयड को कुछ नहीं समझते, वो कहते हैं यार एंड्रॉयड कौन चलाएगा, कल वो तो अपने उस पर ले लेते हैं, ईगो पे ले लेते हैं उस चीज को। तो कहने का मतलब है डेविस ने इस बात को ऑब्जर्व किया या इस प्रॉब्लम को समझा कि जो टेक्नोलॉजी का एक्सेप्टेंस है वो इतना आसान नहीं होता। तो क्या ऐसे कारण है, क्या ऐसी चीजें हैं जो किसी पर्सन को टेक्नोलॉजी एक्सेप्ट कराने में हेल्प करती है? इसी चीज के ऊपर उसने एक मॉडल प्रपोज किया इन 1986, जिस मॉडल का नाम था टेक्नोलॉजी एक्सेप्टेंस मॉडल। ये मैं क्यों समझा रहा हूं आपको एंड में समझ में आ जाएगा, अभी आप बस कहानी को सुनते जाएं और समझते जाएं। विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज टैम मॉडल, TAM। क्योंकि टेक्नोलॉजी अपनी जगह है और लोगों का बिहेवियर अपनी जगह है। इस पॉइंट को समझिए।
कंपनी चाहे जितना मर्जी इस बात को चीख चीख कर कह दे कि हमने ये किया, हमने वो किया, हम इसमें ये लेकर आ रहे हैं, हम उसमें वो लेकर आ रहे हैं, लोगों के बहुत फंडामेंटल क्वेश्चंस होते हैं। लोगों के फंडामेंटल क्वेश्चंस होते हैं, बिल्कुल फंडामेंटल। जैसे लोग ये कहते हैं कि भाई तुम बहुत कुछ कर रहे हो, मेरे किस काम का, मेरा फायदा बताओ। तो एनी टेक्नोलॉजी विच डजंट enhances द लाइफ ऑफ द पीपल और विच डजंट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द पीपल इज नॉट अ टेक्नोलॉजी एट ऑल। उसको टेक्नोलॉजी में आप काउंट ही नहीं कर सकते, आप उसको इनोवेशन कह ही नहीं सकते अगर वो लोगों की लाइफ को आसान नहीं बना रहा। अभी हम एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हुए हैं, ये भी एक टेक्नोलॉजी एक्सेप्टेंस है जो पहले नहीं था। पहले मैं साल भर में अगर 100 वर्कशॉप्स कराता था, 100 में से 5 वर्कशॉप्स मेरी ऑनलाइन होती थी, बाकी के 95 में मैं फिजिकली जाके पढ़ाता था। बट बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक टाइम, जिस काम को शायद अगले 10 सालों में होना था वो 1 साल में हो गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आप पॉइंट समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? जल्दी जल्दी लोगों ने टेक्नोलॉजी एक्सेप्ट कर ली। क्यों कर ली? उनको अपनी नौकरियां बचानी थी, उनके उनके ऊपर आ गया। जिसको नहीं भी आता था वो यूट्यूब से सीखने लग गया कि भाई चलो यार सीखो जल्दी, इसको कैसे करना है, अपना गुजारा तो करना है ना हमें। जैसे जब डिमोनेटाइजेशन हुआ, नोट बंद हुए, तो सभी लोगों को ऑनलाइन पेमेंट करना आ गया। जिसने कभी अपना अकाउंट नहीं बनाया था, सब कैश में चलते थे, वो लोग भी अपना अकाउंट बनाकर घूमने लगे। सब्जी वाला तक अपने क्यूआर कोड लगाकर बैठा हुआ है। जो काम शायद हो सकता है अगले 20 सालों में होता, वो काम आपने 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने में कर दिया, ये साल में कर दिया। तो होता क्या है कि टेक्नोलॉजी का जो एक्सेप्टेंस होता है वो इतना सिंपल नहीं होता, क्योंकि ह्यूमन का बिहेवियर जो है वो तो वही रहने वाला है। जैसे ही कैश का फ्लो वापस बढ़ा मार्केट में, काफी लोग भाग गए, नहीं करते अब ट्रांजेक्शन, वो अभी भी कैश में ट्रांजेक्शन करते हैं। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए डेविस ने एक मॉडल दिया विच वाज कॉल्ड एज स्टैम्प मॉडल। अब उन्होंने ये कहा कि इस मॉडल को ध्यान से समझेंगे। इन्होंने यहां पे 2 वेरिएबल लिए, दोनों लेटेंट कंस्ट्रक्ट थे। लेटेंट कंस्ट्रक्ट थे PEOU, परसीव्ड ईज ऑफ यूज, और दूसरा वेरिएबल लिया PU, परसीव्ड यूजफुलनेस। उन्होंने कहा अगर ये दोनों चीजें टेक्नोलॉजी में होगी, ये दोनों चीजें अगर टेक्नोलॉजी में होगी, तो इससे बनेगा एक फेवरेबल एटीट्यूड। और अगर किसी भी चीज से हमारा फेवरेबल एटीट्यूड हो जाएगा, तो उस चीज की बनेगी बाइंग इंटेंशन। और अगर बाइंग इंटेंशन बन जाएगा तो फाइनली टेक्नोलॉजी अडॉप्ट हो जाएगी। दिस वॉज हिज मॉडल। दिस वॉज द थ्योरी। Is the model is clear? Yes, sir. इसमें 2 वेरिएबल का डिफरेंस आप मुझे बता सकते हैं? परसीव्ड ईज ऑफ यूज एंड परसीव्ड यूजफुलनेस, व्हाट इज द डिफरेंस? So perceived usefulness is the advantage that technology adds to someone's life, and perceived ease of use is the convenience it brings while using it. वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही बात है। किसी भी टेक्नोलॉजी के लिए 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जो मैंने आपको अभी अभी बता दिया था। एक, वो टेक्नोलॉजी क्या फायदा देती है हमें। हर आदमी ये बेसिक क्वेश्चन जरूर पूछता है किसी भी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते समय कि भाई इससे मुझे क्या फायदा मिलेगा। और दूसरा, वो टेक्नोलॉजी कितनी आसान है। कई बार फायदे हमें समझ में आ जाते हैं, फायदा सबको पता होता है कि उस चीज का फायदा क्या होगा, लेकिन वो कहते हैं ना कि वो टेक्नोलॉजी इतनी कॉम्प्लेक्स लग रही होती है, इतनी कॉम्प्लेक्स लग रही होती है कि लोग कहते हैं यार रहने दो यार, ये अपने बस की बात नहीं है। तो अगर ये दोनों वेरिएबल में से कोई एक वेरिएबल भी मिसिंग होगा ना, तो काम नहीं बनेगा। आज अगर एंड्रॉयड इतना पॉपुलर हुआ और लोगों के घर तक चला गया, उसका रीजन सबसे बड़ा था स्मार्टफोन का टच स्क्रीन होना। हम जो चीजों को देखते हैं उसको डायरेक्टली टच कर सकते हैं, हमें कोई बटन नहीं दबाना, हमें कुछ सर्च नहीं करना। उससे क्या हुआ, उन चीजों को करना बहुत आसान हो गया।
तो किसी भी टेक्नोलॉजी के लिए एक फेवरेबल एटीट्यूड बनना पहले बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आपका एटीट्यूड ही निगेटिव रहेगा, मतलब मुझे लगता है कि यार वो नहीं, मुझे नहीं लगता वो टेक्नोलॉजी मेरे को फायदा देगी। मैं अभी भी लोगों को देखता हूं, लोगों के पास डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नहीं होते, डेबिट कार्ड ही नहीं होता, क्रेडिट कार्ड की तो दूर की बात है। आपके पास भी ऐसे काफी लोग होंगे जिनके पास डेबिट कार्ड नहीं है, वो यूज नहीं करते। अगर उनके पास है भी तो यूज नहीं करते, कहते यार पैसे तो बैंक से ही निकालेंगे। मैंने कहा आप यूज क्यों नहीं करते अंकल? कहते यार मुझे तो डर लगता है, मैं उधर जाऊंगा पता चलेगा मेरे अकाउंट से पैसे ले लिए किसी ने। तो इट इज पॉसिबल फॉर लॉट ऑफ थिंग्स। तो हुआ क्या कि जब टैम मॉडल बनकर आया सामने, अब समझते हैं कि ये थ्योरी तो बन गई। बाद में डेविस ने खुद ही इस मॉडल में कई चेंजेस वो लेकर आया। 1990 में एक मॉडल टैम 2 आया, टैम 3 आया, फिर इसी के ऊपर और भी कई मॉडल बनाए गए। सवाल ये उठता है कि हम इस पूरे कंसेप्ट को जो हमने समझा है वो क्यों समझा है, वो थ्योरी हमने क्यों समझी? बिकॉज अब हमें यह समझना है कि जब भी हम किसी टेक्नोलॉजी एक्सेप्टेंस के ऊपर रिसर्च करेंगे, वी कैन नॉट अवॉइड टैम मॉडल, वी कैन नॉट अवॉइड द एप्लीकेशन ऑफ टैम मॉडल। आप अवॉइड नहीं कर सकते, आप अपने मन से मॉडल नहीं बनाओगे, आप टैम को बेस में लेकर मॉडल बनाओगे। आप टैम के साथ ट्विक कर सकते हो, आप टैम में 2 वेरिएबल जोड़ दो, 2 वेरिएबल हटा दो, वो पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन आपको टैम को बेस में लेकर बनाना पड़ेगा। तभी हम कहते हैं कि जब भी हम कुछ रिसर्च करते हैं उसका एक थ्योरेटिकल मॉडल होता है, एक थ्योरेटिकल कंसेप्चुअल मॉडल होता है जो हमें सर्च करना होता है। हम बिना किसी थ्योरेटिकल मॉडल के बेस के बिना अपना मॉडल नहीं बना सकते। अब मैं आपको इसकी एप्लीकेशंस बताता हूं। आज के डेट में डिजिटल बैंकिंग आ रहा है या नहीं आ रहा? इज डिजिटल बैंकिंग इज गेटिंग पॉपुलर? Yes, sir. Yes, sir. तो डिजिटल बैंकिंग है क्या? वो भी तो एक टेक्नोलॉजी है, वो भी तो एक्सेप्टेंस होगा, वहां पर भी एक्सेप्टेंस होगा। तो अगर कोई डिजिटल बैंकिंग के ऊपर काम कर रहा होगा तो वो टैम के मॉडल को यूज कर सकता है, उसकी एप्लीकेशन बना सकता है उसको। एंड टैम हैज बीन यूज्ड एक्सटेंसिवली। आपने ऑनलाइन शॉपिंग को अडॉप्ट किया। ऑनलाइन शॉपिंग क्या है? एक टेक्नोलॉजी ही है, तो और क्या है? आपने मोबाइल वॉलेट्स को एक्सेप्ट किया। हम मोबाइल वॉलेट से आजकल पेमेंट करते हैं, पेमेंट रिसीव करते हैं, तो क्या है वो भी तो एक टेक्नोलॉजी है। तो कहने का सारा जो गेम था वो ये था कि जो मॉडल्स बनते हैं या जो मॉडल बनाए जाते हैं, वो मॉडल ब्लाइंडली नहीं बनाए जाते कि मैं अपने मन से कोई भी मॉडल बना दूं, फिर वो ड्राइंग है। दैट इज नॉट अ मॉडल। मॉडल इज डिराइव्ड, मॉडल इज इनहेरिटेड फ्रॉम द एग्जिस्टिंग मॉडल्स। आप मॉडल की एप्लीकेशंस दिखा सकते हो अपने मॉडल में। आप मॉडल को अपने किसी कंटेक्स्ट में अप्लाई कर सकते हो जहां वो पहले अप्लाई नहीं हुआ है। आप ये काम कर सकते हो, आप उसकी सिचुएशन को बदल सकते हो। आप उसकी सिचुएशन को बदल सकते हो। सो एनी मॉडल विच यू ड्रॉ विल ऑलवेज कम फ्रॉम अ थ्योरी। जो पीछे आपने एग्जाम्पल देखा था इंटेलिजेंस एकेडमिक परफॉर्मेंस वाला, वो भी थ्योरी है जो हम लर्निंग में, एजुकेशन में पढ़ाते हैं। तो अगर आप मोटिवेशन पे स्टडी कर रहे हैं, यू कैन नॉट इग्नोर द थ्योरी ऑफ मोटिवेशन थ्योरीज। आप मोटिवेशन की कोई भी थ्योरी यूज करो, वो आपकी चॉइस है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मॉडल के साथ ट्विक कर सकते हो। आप मॉडल को बता सकते हो कि भाई मुझे लगता था कि ये मॉडल में, जैसे मैं आपको बताता हूं, इस मॉडल में ना बाद में जाके एक वेरिएबल और ऐड हुआ था जिसको कहा गया सब्जेक्टिव नॉर्म्स। इसको खुद ही डेविस ने खुद ऐड किया था। डेविस ने कहा भाई अभी तक हमने बात की कि 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला इंपॉर्टेंट होता है कि टेक्नोलॉजी इजी होनी चाहिए, दूसरा टेक्नोलॉजी लोगों को फायदेमंद लगनी चाहिए। आगे चलकर 1990 में उसने कहा भाई एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि भाई आपके आसपास कितने लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उस टेक्नोलॉजी को। अगर हम देखते हैं कि हमारे घर के आसपास लोग इस्तेमाल करने लगे, हमारे कॉलेज में इस्तेमाल करने लगे, हमारे पीयर ग्रुप में इस्तेमाल करने लगे, तो लोग जल्दी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लेते हैं।
तो एक और वेरिएबल ऐड हो गया। तो ऐसे ही करते 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 टैम आज के डेट में एक बहुत फेमस मॉडल है, एक्सटेंसिव मॉडल है। इसके बहुत सारे मॉडल्स हैं, एक दो नहीं, मैं कम से कम 10-12 गिना सकता हूँ। UT80, UT1, UT80, UT2, एन नंबर ऑफ मॉडल, SOR मॉडल, सब टैम टूम से ही निकला है। लेकिन एक रूट थ्योरी थी, और उस रूट थ्योरी से ही आपने मॉडल बनाया। आपने इनफैक्ट अगर आपने ध्यान से पढ़ा है ये मोटिवेशन की थ्योरीज, मोटिवेशन थ्योरी जो है वो एनिमल थ्योरी से निकल कर आती है, जो कि हल ने स्टडी किया था 40s में। उसने कहा था भाई जब जानवर को भूख लगेगी तो उसका अंदर मोटिवेशन आएगी ही आएगी, वो जाएगा ही शिकार करने, चाहे वो कितना भी बीमार क्यों ना हो। वही थ्योरी को आपने बाद में ह्यूमंस पे अप्लाई कर दिया। आपने कहा नहीं भाई ये तो बिल्कुल एप्लीकेशन जो है वो ह्यूमन पर भी अप्लाई करता है। अगर ह्यूमन भी नीड फील करेगा किसी काम के लिए तो मोटिवेटेड हो जाएगा उस काम के लिए। तो जब भी किसी रिसर्च पेपर को शुरू करें या जब भी ये डिसाइड करें कि हमें कोई मॉडल बनाना है, लगाना है, तो उस मॉडल को किसी थ्योरी से लेकर आए, तो उस मॉडल का सेंस बनता है। हर पेपर का एक थ्योरेटिकल बैकग्राउंड होता है जो हमें लिखना होता है। स्पेसिफिकली व्हेन यू आर राइटिंग इट, जब आप सेम के ऊपर कोई पेपर लिख रहे हो, सेम के ऊपर थीसिस लिख रहे हो, तो आपको वो थ्योरेटिकल मॉडल चाहिए होगा। अदरवाइज उसके बिना उस मॉडल का कोई वजूद नहीं है, उस मॉडल का कोई बेस नहीं है, उसका कोई सपोर्ट नहीं है। इज द रेलेवेंस ऑफ थ्योरीज क्लियर? Yes, sir. It's very clear. हाँ जी, और कोई भी अगर डाउट है तो प्लीज पूछे बिफोर वी एंड द सेशन 1. Sir, I have a question on in regards to the theory part. Yeah. So whenever we start making or developing a theory based on an existing model, or we start making a new model based on an existing model, so what will we call? Are we making an altogether a new model, or we will call it only an extension to an existing model? Extension to an existing model, mostly. Okay, even if, for example, let's take this TAM only. TAM has, let's assume, given only 2 factors which affect the adoption. What if we Yes. come up with 10 factors more? So it becomes 12. So People have all done the this. People have done this already. किसी ने 2 और ऐड कर दिए, किसी ने 2 माइनस कर दिए, किसी ने कहा भाई वी कैन टेक अप अनदर वेरिएबल। इस पर एज और जेंडर का भी इफेक्ट हो सकता है, इस पे तो लोगों के सेल्फ एफिकेसी का भी इफेक्ट हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे मीडिएशन और मॉडरेटिंग वेरिएबल्स को बीच में ऐड कर दिया गया, उसके that will कंटेक्स्ट only को be चेंज known कर as करके भी स्टडी extension किया। of an existing model, but not a new एक्सटेंशन ऑफ द model. एग्जिस्टिंग मॉडल, या उसका एप्लीकेशन भी कहा जा सकता है। Okay, all right. क्योंकि जनरली हम करते क्या है, थ्योरी को अप्लाई करते हैं। मैं मतलब मोस्टली मैं अपने काम में हमेशा थ्योरी को अप्लाई करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, किसी थ्योरी को लेता हूँ और फिर उसको एप्लीकेशन में डालकर और उसको अपने कंटेक्स्ट में अप्लाई करता हूँ। दैट इज व्हाट मोस्ट ऑफ द पीपल डू व्हाइल राइटिंग सेम वर्क। तो या तो वो एक्सटेंशन होगा या तो वो एप्लीकेशन होगा। एप्लीकेशन इजी है, एक्सटेंशन थोड़ा मुश्किल है। एक्सटेंशन इसलिए मुश्किल है क्योंकि आप थ्योरी के साथ ट्वीक कर रहे हो। तो थ्योरी को टिक करोगे तो फिर होगा क्या, बहुत सारा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ेगा। एप्लीकेशन के साथ कोई चक्कर नहीं है। एप्लीकेशन इज जस्ट फाइंडिंग अ न्यू यूसेज ऑफ समथिंग विच ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो उससे किसी को क्या प्रॉब्लम होगी? हाँ जी, एनी अदर क्वेश्चन? हाँ जी, कोई और क्वेश्चन? डॉक्टर अमन कैन यू रेज द हैंड? मैम प्लीज आप पूछ ही लो क्वेश्चन। ओके